क्रांति मार्ग से प्रभावित केशव डॉक्टर मुंजे से परिचय पत्र लेकर कलकत्ते गया और वहां के नेशनल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले लिया। वहीं पर बम विद्या के गुरु प्राध्यापक चौधरी से उनकी भेंट हुई। गुप्तचर केशव का पीछा कर रहे थे। सभी कठिनाइयों को हटाकर अंत में उसने अनुशीलन समिति में स्थान पा ही लिया। पांच वर्ष का ये कालखंड केशव की जीवनधारा को, उसके सुप्त गुणों को, उसकी धधकती राष्ट्रभक्ति को सही दिशा में ले जाने वाला सिद्ध हुआ। केशव ने नागपुर, मध्य प्रांत आदि भागों के क्रांतिकारियों का संपर्क कलकत्ते की अनुशीलन समिति से कराया। केशव बमों के पार्सल पहुंचाने जैसे खतरनाक काम भी अत्यंत सावधानी से करने लगा। मराठी गुप्तचर उसके पीछे लगा था, पर केशव इतना चतुर निकला कि उल्टा उसी से सरकारी गुप्त समाचार जानने लगा। गणेशोत्सव, शिव जयंती आदि उत्सवों के समय मिलने वाले सभी लोगों में से अपने विचार के मित्र बनाने का प्रयत्न केशव सतत करने लगा। इन्हीं दिनों दामोदर नदी में भयंकर बाढ़ आई। हजारों लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। बीमारियां फैलने लगी। केशव ने अपने मित्रों के साथ बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया।
भूखे बेघर लोगों को अन्न पहुंचाते। ये था चरित्रवान और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का ऐसा आदर्श जिससे भविष्य में असंख्य अनुयायी सतत प्रेरणा ले सकें। वे उस समय के कलकत्ते के श्रेष्ठ लोगों से भेंट, चर्चाएं और विचार विमर्श नियमित रूप से करते रहे, जिनमें आशुतोष मुखर्जी, विपिन चंद्र पॉल, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, मोतीलाल घोष, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती आदि कुछ प्रमुख नाम हैं। उन्होंने कई बंगाली परिवारों से घनिष्ठ संबंध ही नहीं बनाए, बल्कि बंगला भाषा पर महारत भी प्राप्त की। एक भयंकर दुर्घटना। बम बनाने वाले स्थान पर धमाका। एक क्रांतिकारी साथी चल बसा। भाग दौड़ मच गई, पर सावधानी से, किसी को पता भी न चला। कौन था वो? क्या था उसका नाम? एक अज्ञात हुतात्मा। उगते हुए सूर्य को साक्षी रखकर उसका दाह संस्कार हुआ। केशव के अंतःकरण में एक बार फिर उथल पुथल मच गई। कहां ले जाएगा सशस्त्र क्रांति का ये मार्ग? धनु धानु पुष्पे भरा आमादेर এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশের সকল দেশের শেষ। जीवन नौका फिर आगे चल पड़ी। केशव राव डॉक्टर बनकर नागपुर वापस आ गए। सगे संबंधियों द्वारा केशव से विवाह करने का आग्रह। कई स्थानों से विवाह के लिए प्रस्ताव। कुछ लड़कियों के तो चित्र भी उन्हें दिखाए गए। केशव राव ने पत्र द्वारा अपने चाचा को अंतिम निर्णय सुना दिया। आजन अविवाहित रहकर राष्ट्र सेवा करने का मैंने व्रत लिया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने सर्वस्व की आहुति चढ़ाने का यह संकल्प था। मन में लगन थी समस्त मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों का एक जाल बिछाने की। पहले विश्व युद्ध में फंसे अंग्रेजों की स्थिति का लाभ उठाकर सारे देश में सशस्त्र क्रांति की आग भड़काने की। परंतु लोकमान्य तिलक का कहना था कि देश अभी सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर जाने के लिए तैयार नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाले रास्ते में ही फंस जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। लोगों का धैर्य, मनोबल टूटने लगा। गुप्त बातें गुप्त नहीं रह पाती थीं। विश्व युद्ध भी समाप्त होने को था। घोर निराशा, अब तक का किया हुआ अथक परिश्रम, साहस, त्याग सब धूल में मिल गए। क्या हमारी घोर तपस्या का यही फल है? और डॉक्टर हेडगेवार स्वातंत्र्य प्राप्ति के अपने ध्येय से अडिग रहे।
अत्यंत सावधानी से उन्होंने एक क्रांतिकारी के नाते अब तक किए हुए कार्य का सिंहावलोकन किया, उसके टूटे हुए बंध ठीक किए और उसको संवारा। फिर लोकमान्य तिलक जी से भेंट। विचार विमर्श। लोकमान्य जी ने आग्रह किया, राष्ट्रीय कांग्रेस में आओ। अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड, सन 1919 की अमृतसर कांग्रेस। डॉक्टर साहब फिर कूद पड़े कांग्रेस के आंदोलन में, तिलक जी के अनुयायी होकर। सन 1920 के नागपुर अधिवेशन में तिलक जी को अध्यक्ष बनाने का संकल्प, पर विधि का विधान कुछ और ही था। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी के स्वर्गवास का दुखद समाचार वज्राघात करता हुआ सारे देश में फैल गया। डॉक्टर हेडगेवार अत्यंत दुखी। अब नागपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होगा? ध्यान आता है पांडुचेरी में तपस्या करते एक भूतपूर्व क्रांतिकारी श्री अरविंद घोष का। डॉक्टर पांडुचेरी पहुंच जाते हैं, पर अरविंद बाबू सहमत नहीं होते। भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आता है, तिलक युग का अंत और गांधी युग का प्रारंभ। गांधी जी का चरखा नए संघर्ष का प्रतीक बन गया। नागपुर कांग्रेस विषय नियामक समिति, डॉक्टर हेडगेवार का प्रस्तुत किया हुआ प्रजासत्ता की मांग का प्रस्ताव कागजों पर ही धरा रह गया। अपनी टीका टिप्पणी में यूं ने कहा कि इस प्रस्ताव को यूं ठुकराना नहीं चाहिए था। इसी समय गांधी जी ने असहकार आंदोलन की घोषणा की और साथ ही खिलाफत आंदोलन को स्वीकार किया और मान्यता दी। डॉक्टर साहब को यह बिल्कुल नहीं भाया, परंतु वे राष्ट्रीय आंदोलन से दूर भी नहीं रहना चाहते थे। आंदोलन को तीव्र बनाने के लिए वे गांव-गांव घूमने लगे, कभी बैलगाड़ी पर तो कभी पैदल। जनता की भावनाओं को जगाने वाले ब्रिटिश सरकार की कड़ी टीका टिप्पणी और निंदा करने वाले उनके भाषण। परिणाम, डॉक्टर साहब को बंदी बना लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। डॉक्टर साहब ने अपनी पैरवी स्वयं की। अपने बचाव के लिए उन्होंने कहा, आज हिंदुस्तान में न्याय पर आधारित कोई राज्य संस्था अस्तित्व में है ऐसा मुझे नहीं लगता। यहां जो सत्ता है वो पाश्विक शक्ति के आधार पर जबरदस्ती लादी गई तानाशाही है। कानून तो उसका दास है और न्यायालय हैं उसके खिलौने। इस पृथ्वी तल पर कहीं भी केवल उसी राज्य सत्ता को जीवित रहने का अधिकार है जो वहां के लोगों की हो और लोगों द्वारा लोगों के लिए ही चलाई जा रही हो। उन्होंने उल्टे सरकारी वकील से ही पूछा, क्या सचमुच कोई ऐसा कानून है जिसके आधार पर एक देश के लोगों को दूसरे देश के लोगों पर राज्य करने का अधिकार प्राप्त होता हो? पर अंत में न्याय के इस नाटक में न्यायाधीश श्री स्मेली द्वारा डॉक्टर साहब को 1 वर्ष का सश्रम कारावास सुना दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की तुलना में बचाव और भी अधिक आक्रामक है।